बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 75 आउट 74 इन के साथ बिहार में होगा खेला, बारातियों का बदलना तय, दुल्हा नीतीश कुमार ही होंगे। 10 सालों में पीएम मोदी की पगड़ी का बदला स्टाइल, हर साल खास संदेश देते हैं प्रधानमंत्री, देखें तस्वीर। तिरंगे से रंग दिए गए 1100 पेड़, गणतंत्र दिवस पर दिया पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश। बिहार में फिर हलचल तेज, नीतीश कुमार के करीबी नेता दिल्ली रवाना, बीजेपी अध्यक्ष को भी अमित शाह ने अचानक से बुलाया। बंगाल के सिलीगुड़ी में राहुल गांधी को नहीं मिली जनसभा की इजाजत, अधीर रंजन चौधरी का दावा। बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए, बिहार में सियासी हलचल के बीच जेडीयू नेता का बड़ा बयान। 28 जनवरी को नीतीश कुमार का शपथ लेना लगभग तय, भाजपा जेडीयू में डील पक्की, सरकार चलाने का फॉर्मूला भी है तैयार। राजनीति में बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, सुशील कुमार मोदी ने दिखाई खेला की तस्वीर। बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा का नोटिस हुआ जारी। बिहार में 10वीं के छात्रों को 10,000 पाने का मौका। बिहार में गरीबों को जमीन के लिए 1 लाख देगी सरकार। बिहार में इंटैक्ट है सरकार, सियासी उथल पुथल के बीच जेडीयू के बड़े नेता का बड़ा बयान। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे रिपोर्ट पर ओवैसी ने उठाए सवाल, जाने क्या जाहिर की है प्रतिक्रिया। बिहार में बड़ी सियासी हलचल के बीच पटना बुलाए गए जदयू के सभी विधायक, पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द। ठंड से ठिठुरा बिहार, किशनगंज का पारा 6.5 डिग्री लुढ़का, हार्ट अटैक के मरीजों की बड़ी संख्या। 2025 तक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार, बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं, मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान। आज हुए अगर लोकसभा चुनाव तो एनडीए को मिलेगी कितनी सीटें, नए सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। नरम हुए के पाठक, ठंड से ठिठुरते बच्चों पर दिखाई दया, 8वीं तक के छात्रों को दे दी राहत। बिहार की सियासत पर असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया, कहा मैंने कहा था एक दिन ये होने वाला है। सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार आज दे सकते हैं इस्तीफा, 28 जनवरी को बन सकती है नई सरकार, खबर सूत्र के हवाले से। बिहार में 3 लाख पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, राज्यपाल बोले अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को मिली है नौकरी। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में जारी सियासी उठापटक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से यह बड़ी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और कल बीजेपी के साथ मिलकर के नई सरकार बना सकते हैं। यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये मेरी तरफ से नहीं है, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने नई सरकार का सारा खाका तैयार कर लिया है। 27 जनवरी यानी कि आज 27 जनवरी को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और 28 जनवरी यानी कि कल बिहार में जदयू भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ये सूत्रों से खबर सामने आई है। खबर सच है या गलत है ये केडीबी लाइव पुष्टि नहीं करता है। अगर अगले 24 घंटे में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जब भाजपा के एक बड़े नेता ने एक चैनल से बातचीत करते हुए ऑन द रिकॉर्ड बताया है कि बिहार में नए गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो गई है। जब पार्टी आला कमान ने गुरुवार को ही बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में बुला करके
समझा लिया था। जहां हालांकि बिहार बीजेपी के नेता इसके पक्ष में नहीं थे कि नीतीश कुमार से समझौता किया जाए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें समझाया कि नीतीश कुमार से दोस्ती क्यों जरूरी है। जब उसी बीच अमित शाह ने चिराग पासवान से बात करके ये जानकारी दे दी थी कि बिहार में नया गठबंधन बनने जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी को समझाने और फिर मनाने के लिए खास तौर पर दिल्ली से नित्यानंद राय को भेजा गया था। जब भाजपा के बड़े नेता एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि 27 जनवरी को यानी कि आज बिहार में नए गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने नए गठबंधन की औपचारिकता निभाने के लिए 27 जनवरी को अपने विधायक दल की बैठक बुला ली है। जब सूत्रों के माने तो इस बैठक में पहले विधायकों को ये जानकारी दी जाएगी कि पार्टी आलाकमान ने नीतीश कुमार के साथ फिर से तालमेल करने का फैसला किया है। जहां इसके बाद नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के लिए विधायकों की सहमति लेने की औपचारिकता निभाई जाएगी। दोस्तों, बिहार में सियासी बवाल पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है, जैसे साथ ही आरजेडी पर भी निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार की ये कैसी सियासत है, कभी वो मोदी तो कभी वो तेजस्वी यादव से निकाह कर लेते हैं, कभी मोदी से तो कभी तेजस्वी से तलाक ले लेते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार और फिर नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। इन दोनों में लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत है। बिहार की जनता से कहा गया था कि आप गठबंधन के नाम पर जिसे वोट दे रहे हैं वो उस गठबंधन के नीतीश कुमार एक दिन मोदी के गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू और आरजेडी परिवार के बीच सियासी नुरा कुश्ती की वजह से आज बिहार में मतदाताओं के मत की कोई भी अहमियत नहीं रह गई है। बिहार के लोगों को अब समझना होगा और फिर इनके सियासी मायाजाल से बाहर निकलना होगा, तभी बिहार तरक्की करेगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी को चौंकाते हुए एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। इस जीत को बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के तौर पर देखा गया था। हालांकि बाद में पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी में शामिल करवा लिया। अभी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विधायक है, वो भी अख्तरुल इमान, जो वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दो कि असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पर अक्सर हमला बोलते रहते हैं। जब बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके पास 1 कम 80 विधायक हैं, जब बीजेपी के पास 78, जदयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, माले के पास 12 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4, सीपीआई के पास 2, सीपीएम के पास 2 और फिर 1 निर्दलीय विधायक हैं। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, यह फाइनल हो चुका है। जी हाँ, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में इस मुद्दे पर पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और फिर अन्य बिहार के नेताओं की बैठक चल रही है। जी हाँ, बिहार मामले पर चल रही बैठक में जेपी नड्डा और फिर अमित शाह के अलावा बीएल संतोष, विनोद तावड़े भी मौजूद थे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने में अब महज 2 महीने भी से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने से इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजभवन में जलपान समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन राज्य के यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे। यह घटनाक्रम इन अटकलों की पृष्ठभूमि में आया है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और फिर ये भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में वापसी कर सकते हैं। जब बिहार में भी इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली है, जिसमें विधायक भी शामिल हुए हैं। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी भी बैठकों का दौर चल रहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अपने मोबाइल में देख रहे होंगे। जी हाँ, मुझे उम्मीद है जहाँ तक कि ज़्यादातर केडीवी लाइव की वीडियोस को मोबाइल में ही देखा जाता है और आप भी इस वीडियो को शायद मोबाइल में ही देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को चार्ज भी करते होंगे, क्योंकि बिना चार्ज का तो मोबाइल चलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप मोबाइल को चार्ज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है चार्ज करते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आखिर चार्ज करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको बता दूं कि आज मोबाइल सभी के पास है और फिर सभी के पास फास्ट चार्जर भी है, लेकिन उसके बाद भी सभी लोग चार्जिंग को लेकर के परेशान रहते हैं। जब आपको जानकर हैरानी होगा कि मोबाइल चार्जिंग की आपकी कुछ आदतें ही आपके फ़ोन और बैटरी दोनों ख़राब कर रही है। जी हाँ, अभी हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप बैटरी और फिर फ़ोन दोनों को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जब भी आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो आप असली चार्ज का इस्तेमाल करें। जी हाँ, हमेशा असली और फ़ोन को सपोर्ट करने वाले चार्जर का ही इस्तेमाल करें। मार्केट से कोई भी चार्जर खरीद करके उसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करें तो अधिकतम चार्जिंग से बचें। जो अपने मोबाइल को अधिकतम चार्जिंग से बचाएं,
यानी कि 80 से 90% तक ही चार्ज करें। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात करें तो फास्ट चार्जिंग से बचें। जी हाँ, फास्ट चार्जिंग ही बैटरी की लाइफ को खत्म कर सकती है, जहाँ 20 वाट तक की चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर आप गर्मी से भी बचें। जी हाँ, आपको बता दें कि मोबाइल को गर्म स्थानों या फिर सीधे सूरज की रोशनी में ना रखें, क्योंकि अधिक गर्मी बैटरी के कारण बैटरी फुल हो सकती है और फिर ख़राब भी हो सकती है। वहीं पर अगले कदम के बारे में बात किया जाए तो चार्जिंग केबल का आप ध्यान रखें, क्योंकि हमेशा उन्हीं चार्जिंग केबल का इस्तेमाल करें जो असली हो या फिर फ़ोन के साथ मिला हुआ हो। वहीं पर आप सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि आप मोबाइल को बिस्तर पर रखते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बेड, सोफ़ा या फिर बिस्तर पर मोबाइल चार्ज करने से बचें, क्योंकि ये गर्मी उत्पन्न कर सकता है जो बैटरी के लिए ठीक नहीं है। और अधिकतर लोग ये गलती करते हैं, अपने बेड पर या फिर सोफे पर रख करके मोबाइल को चार्ज करते हैं। वहीं पर लोग ये भी गलती करते हैं कि लोग रात भर मोबाइल को चार्ज में लगा करके सो जाते हैं। आप इससे बचें। जहाँ रात भर मोबाइल चार्ज करने से आप बचें, क्योंकि ये बैटरी को अधिक चार्ज कर सकता है और फिर इससे गर्मी उत्पन्न हो सकती है, बैटरी फट सकता है, जिससे काफ़ी खतरा है। तो आप जब भी मोबाइल को चार्ज करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में सियासी अटकलबाजियों का दौर जारी है। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है कि जदयू ने आने वाले अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और फिर पार्टी के सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। जदयू की तरफ से आगामी दिनों महाराणा प्रताप का कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जदयू ने आगामी अपने सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए हैं, जब पार्टी ने 28 जनवरी को आयोजित होने वाले महाराणा प्रताप रैली को भी रद्द कर दिया है। ये कार्यक्रम पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में होना था, लेकिन अब इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना था, अब इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अब जदयू के सभी विधायकों को आज शाम तक पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले बीते कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 4 फरवरी को झारखंड दौरा था, लेकिन गुरुवार को दोपहर सीएम नीतीश कुमार का झारखंड दौरा रद्द कर देने की खबर सामने आई। झारखंड के रामगढ़ में होने वाली सीएम नीतीश कुमार की जनसभा रद्द हो गई है। न केवल सीएम नीतीश कुमार ने अपना झारखंड दौरा रद्द कर दिया है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी झटका दिया है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, वे 29 जनवरी को किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश करेंगे। वहीं 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली होने वाली है। जब कांग्रेस ने नीतीश कुमार को राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की ओर से साफ कर दिया गया है कि वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और फिर जदयू के नेता महेश्वर हजारी का भी मुंबई दौरा रद्द हो गया है। इधर राहुल गांधी अचानक अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में विशेष विमान से गुरुवार को दिल्ली लौटे तो फिर कयासों का बाजार और गर्म हो गया है कि हालांकि कांग्रेस इस ब्रेक को पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम से जोड़ रही है। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। जहां बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी है ही नहीं। जहां वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी ट्वीट नहीं देखा है। आपको बता दूं कि मंत्री श्रवण कुमार एक कार्यक्रम में गए थे गणतंत्र दिवस के मौके पर। मीडिया ने उनसे वहां पर पूछा है कि आप नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, आपके मन में क्या चल रहा है या फिर जदयू में क्या चल रहा है महागठबंधन में, आप बताइए। तो इन सवालों पर उन्होंने कहा है कि हम तो जमुई में हैं, पटना में क्या हो रहा है इसे हमको क्या मालूम, हम जब पटना जाएंगे तो फिर पता चलेगा। नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान पर कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के उनका संदर्भ था, जब तक कर्पूरी ठाकुर जिंदा रहे तब तक अपने परिवार को कभी राजनीति में आने नहीं दिया और रामनाथ कोविंद को भी उन्होंने सटने नहीं दिया। जहां अब इसका तरह तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, जहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि विद्वान और फिर बुद्धिमान लोग इसका तरह तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं। वहीं पर रोहिणी आचार्य के 3 ट्वीट पर उन्होंने कहा है कि हमने कोई भी ट्वीट नहीं देखा है, अगर देखे होते तो फिर जरूर जवाब देते। एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले पर उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं है, जानकारी रहती तो फिर ज़रूर शेयर करते। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में बढ़ती दूरियों पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो देखते हैं कि नहीं जब बातचीत होती है। कल कैबिनेट में भी दोनों मिले थे, जहाँ कल हमने देखा कि दोनों के बीच बातचीत भी हो रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा मुद्दा रहता तो प्रश्न रहता है जो गोपनीय होते हैं, जिसका ब्रीफिंग नहीं होती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म है। जब बिहार के चौक चौराहों से लेकर के गली मोहल्लों तक नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी का ही कोई चेहरा अगला सीएम बनेगा, लेकिन बीजेपी का वही नेता सीएम बन सकता है जिस पर नीतीश कुमार की भी सहमति हो। इस स्थिति में बीजेपी आलाकमान को
कोई ऐसा चेहरा सामने लाना होगा जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी पसंद करते हों। बीजेपी सूत्रों के माने तो बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, सुशील कुमार मोदी और रेणु देवी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। जब बीजेपी सूत्रों के माने तो बीजेपी आलाकमान किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक सहमति नहीं मिली है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और फिर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सुशील कुमार मोदी पहले से ही दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बाहर हैं और देर रात तक दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। जब बीजेपी के एक नेता की माने तो अमित शाह और पीएम मोदी ही तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि ये सारी बातें नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद होगी। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की इस समय लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक पर बैठक हो रही है, बैठक पर बैठक हो रही है। जहां बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी भी दिल्ली में है। जय मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कल देर रात भी इस मुद्दे पर पीएम आवास पर मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में तय हुआ था कि इस बार सीएम पद जेडीयू को नहीं दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी में आने के सवाल पर सम्राट चौधरी खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में साफ झलकता है कि बिहार में कुछ न कुछ तो होने वाला है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महज 2-3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन अगर आज लोकसभा का चुनाव होते हैं तो कौन जीतेगा, इसको लेकर के सर्वे सामने आया है, जो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन कितनी सीट ला सकते हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन में उथल पुथल मची हुई है। बिहार में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हो सकते हैं और फिर आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद वे बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे और 28 जनवरी को सीएम पद की शपथ लेंगे। जी हाँ, आज अगर हुए लोकसभा चुनाव तो, लेकिन इस बीच एक सर्वे सामने आई है। सर्वे में बताया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इंडिया में या फिर एनडीए में। तो जहां तक बिहार का यह हाल है, वहीं दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी भी कांग्रेस के तेवर से उखड़ गई है और फिर इसीलिए उन्होंने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो फिर वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। ऐसे में इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी ये सर्वे आया है, इस सर्वे से पता चलता है कि आखिर अगर इंडिया गठबंधन रह जाती है तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होगा या फिर एनडीए का। तो आपको बता दें कि 543 लोकसभा सीटों पर यह सर्वे हुआ, जिसमें जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। जनता ने उसे 402 सीटें दी है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 104 सीटें आ रही है, बाकी सीटें अन्य के खाते में जारी है। जब सर्वे के मुताबिक तो जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए का सपना पूरा कर दिया और 400 से ज़्यादा सीटों का आशीर्वाद दे दिया। जब फिलहाल ये सर्वे जो जनता के बातचीत के आधार पर लिया गया है, आप इस सर्वे पर अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि 2-3 माह बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी होगा या फिर इंडिया का, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया का, या फिर जो अभी सर्वे चल आया है, इस सर्वे से आप कितना सहमत हैं या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार में जदयू और भाजपा के संभावित गठबंधन पर पॉलिटिक्स सस्पेंस के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वर्तमान स्थिति कैसी है। बिहार में स्थिति सामने आएगी जहां ये देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कैसा होगा। मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वह देश और फिर पार्टी के हित के मुताबिक होगा। मुझे विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व देश और फिर पार्टी यानी कि भाजपा के हित के अनुसार निर्णय लेना है। जब मैं ना तो खुश हूँ और ना ही दुखी हूँ, जब मुझे पता है कि निर्णय जो भी होगा मैं एक पार्टी कार्यकर्ता हूँ और फिर पार्टी के फैसले को स्वीकार करूंगा। इससे पहले चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए बिहार में राजनीतिक परिदृश्य पर गहरी नजर रख रहा है और फिर स्थिति पर चर्चा करने और फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए बैठकें कर रहा है। जहां तक एनडीए का सवाल है, पार्टी ने मुझे निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि हम अगले 2-3 दिनों की योजना रद्द कर रहे हैं और फिर दिल्ली जा रहे हैं। जो भी फैसला होगा एलजेपी और बीजेपी मिलकर के लेंगे। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद और फिर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कल की बैठक की आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार और फिर जेडीयू का सवाल है, राजनीति में दरवाजे कभी भी अस्थायी रूप से बंद नहीं होते। अब हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि दरवाजे खुलेंगे या फिर नहीं।
दोस्तों ठंड के कारण स्कूलों को खोलने और फिर बंद रखने के विवाद के बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला अधिकारियों के नाम से गुरुवार को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 29 जनवरी तक मौसम विभाग की एडवाइजरी के अनुरूप पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के आने जाने के समय में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के समय और फिर बोर्ड की तैयारी में इससे कोई भी बाधा नहीं होगी। इस क्रम में उन्होंने धारा 144 CRPC की को लेकर के तंज भी कसा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि मौसम विभाग की सलाह के आलोक में सभी जिला अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि 8वीं तक के समय में संशोधन कर सकते हैं और फिर इस दौरान शिक्षक पूर्व की भांति अवधि तक स्कूल में जरूर रहेंगे और फिर ज़रूरी काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए अलग से 144 CRPC के तहत आदेश निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्यालय का प्रशासन इस धारा की परिधि में नहीं आता है। दोस्तों बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जारी है। इसके लिए इन टीचरों को शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। खबर के अनुसार इसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जहाँ आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2024 से शुरू होगी, जो 15 फरवरी 2024 तक चलेगी। कक्षा 1 से कक्षा 5 और फिर 6वीं से 8वीं तक, वही 9वीं से 10वीं तक और 11वीं से 12वीं के नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी। ये परीक्षा 3 भागों में होगी। जहाँ पहले भाग 1 में भाषा के 30 प्रश्न, भाग 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और फिर भाग 3 में सामान्य विशेष या फिर संबंधित विषय के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों बिहार में 10वीं के छात्रों को 10,000 पाने का मौका मिल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के सभी छात्रों को 10वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने पर सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी, ट्रांसफर करेगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 25 जनवरी को इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि उच्च विद्यालय से प्रथम श्रेणी में पास 10वीं कक्षा की बालिकाओं को 10,000 रुपये DBT के माध्यम से दिया जाएगा। आपको बता दें कि फरवरी महीने में बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं कक्षा के एग्जाम शुरू होने वाला है। जैसे इस एग्जाम में जो भी छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से पास करेगी उन सभी छात्राओं को 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि छात्राएं 10वीं के बाद भी आगे की पढ़ाई जारी रखें। आपको बता दूं कि इसका लाभ लेने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.medsoft.bis.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। जहाँ 10वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों बिहार में 1051 पदों के लिए 28 जनवरी तक आवेदन किया जाएगा। जहां अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर आप बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को फटाफट पूरा करें। अब आप सोच रहे होंगे कि किन पदों पर भर्ती होगी, तो आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर और इक्विवेलेंट असिस्टेंट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन और फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट के पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता के बारे में बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc एग्रीकल्चर आदि होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतर आयु सीमा 37 साल निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार होगा। सिलेबस की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आप www.bpsc.bis.nic.in वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में अगर बात किया जाए तो आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 28 जनवरी है, यानी कि कल तक लास्ट डेट है। कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं और बिहार में ही ये नौकरी दी जाएगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले भूमिहीन लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में जमीन खरीदने के लिए गरीब वर्ग के लोगों को 1 लाख रुपए की राशि देगी। जी हाँ, इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में पहले भूमिहीन यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है उन गरीबों को सरकार घर बनाने के लिए 60,000 रुपये की राशि देती थी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद कुछ दिन पहले ही इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब लोगों को 1 लाख रुपए मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, जिसके कारण लोग आवास नहीं बना पाते हैं। ऐसे लोगों को सरकार अब जमीन खरीदने के लिए भी मदद करेगी, साथ ही साथ आवास योजनाओं का भी लाभ देगी। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के
अंतर्गत भूमि खरीदने के लिए यानी कि जमीन खरीदने के लिए हजारों लोगों को 60,000 रुपये की राशि मिली है, लेकिन अब जिस लोगों का नाम इस योजना में शामिल किया गया है उन्हें अब 1 लाख रुपये मिलेगा। दोस्तों, बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर जिले में तैनात 28 पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया है। इन पुलिस निरीक्षकों को बक्सर जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया है। खबर के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए 28 निरीक्षकों को बक्सर से कैमूर, रोहतास और भोजपुर जिले में योगदान देने का निर्देश दिया गया है, जहां मुख्यालय के द्वारा बड़े स्तर पर पुलिस निरीक्षकों का ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा साल 2014 से नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी ऐलान किया है। जहां हाल फिलहाल ही इस योजना का ऐलान किया गया है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत देश भर में लोगों के घर में की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। खबर के अनुसार नेशनल रूफटॉप स्कीम के तहत अगर आप 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको सरकार के द्वारा 40% सब्सिडी मिलेगी, जबकि 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर सरकार आपको 20% सब्सिडी देगी। आपको बता दूं कि 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल प्लांट के लिए प्रोजेक्ट कास्ट करीब 1,26,000 रुपये होती है, इसमें से सरकार के द्वारा 54,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। यानी कि आपको इस प्लांट को लगाने के लिए करीब 72,000 रुपये ही खर्च करने होंगे। वहीं अगर आप इस सोलर पैनल को घर की छत पर लगा देते हैं तो फिर आपको बिजली बिल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस प्लांट की अनुमानित लाइफ 25 साल की है, यानी कि 25 साल तक आपको बिजली बिल भरने से मुक्ति मिल जाएगी 72,000 रुपये खर्च करने से। जी हाँ, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सूर्योदय योजना के तहत इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया योजना है। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक उठापटक की अटकलबाजियों के बीच जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार इंटैक्ट है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि उनको जेडीयू नोटिस नहीं लेता है। रोहिणी ना तो पार्टी की कोई पदाधिकारी है और ना ही प्रवक्ता। सरकार पूरी तरीके से स्थिर है और गठबंधन इंटैक्ट है। जब वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस को जेडीयू ने नसीहत देते हुए कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और फिर वे अपना दिल भी बड़ा करें, आत्ममंथन करें और जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करें। आपको बता दें कि राजद और जदयू के बीच दूरी की खबरों के बीच पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ बैठे और फिर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। जहाँ साफ है कि राजद और जदयू के बीच सियासी तल्खी की खबरों के बीच इन तस्वीरों और फिर बातचीत के बड़े मायने हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राज्यपाल दोस्तों, बिहार में चल रहे सियासी उलटफेर के बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। जहां पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को जीविका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बना दिया गया है। वहीं चंद्रशेखर को विशेष सचिव मुख्यमंत्री का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही चंद्रशेखर कई अन्य विभागों का प्रभार दिया गया है। जहाँ वहीं अब डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की जगह जेल आईजी रहे शीर्षक कपिल अशोक पटना के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। जहाँ वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह का ट्रांसफर करके उन्हें मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बना दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के आप्त सचिव मकसूद आलम का ट्रांसफर करके उन्हें गोपालगंज का डीएम बना दिया गया है। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुलासा किया है कि वे खुद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस सवाल को एनडीए के नए साझेदारी के रूप में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें स्वीकार करेंगे, ये काल्पनिक करार दे दिया गया है चिराग पासवान के द्वारा। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचे चिराग पासवान ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने अगले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर दिल्ली में विचार विमर्श के चलते राज्य के अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हूँ। दिल्ली से पटना आने से पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद कल शाम मैंने उनसे बात की थी। मैं दिल्ली से वापस जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं समस्तीपुर में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के गांव और फिर सीतामढ़ी की अपनी यात्रा रद्द कर दी है, जहां मैं अयोध्या में पूजा करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाना था। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने
कहा कि हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर देते हुए सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के विकास के लिए संकल्पित प्रदेश की सरकार अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है और जल्द ही नवसृजित लगभग 3 लाख पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अलीगढ़ ने शुक्रवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन करने के बाद राज्य को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। साल 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत घोषणा की गई थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी बने हैं। 1,27,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। राज्यपाल ने कहा है कि वर्तमान में 1,27,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जिनमें पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि एवं राजस्व तथा अन्य विभागों में के पद शामिल है। साथ ही लगभग 1 लाख युवाओं को संविदा पर नियोजित किया जाएगा। दोस्तों, आपने आज तक दुबई के बुर्ज खलीफा के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। आप में से कई लोग तो यहाँ गए भी होंगे। जब बुर्ज खलीफा को देख करके ऐसा लगता है कि मानो वह आसमान को छू रहा है। इसकी ऊंचाई लोगों को हैरान कर देती है। इसके साथ ही अंदर की सुविधाएं भी लोगों को शॉक कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी बिहार के बुर्ज खलीफा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको अभी इसकी पूरी डिटेल्स बता देते हैं। आपको बता दूं कि जिस बुर्ज खलीफा की हम बात कर रहे हैं वह बिहार के मुजफ्फरपुर में है। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर में बने इस घर को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। दरअसल ये 5 मंजिला मकान मात्र 6 फीट की जमीन पर ही बना हुआ है। जब मकान की चौड़ाई अंदर से 5 फीट ही है। जब कुछ लोग इसे एफिल टावर भी कहते हैं, जहां अपने बनावट की वजह से ये टूरिज्म के आकर्षण का केंद्र बन गया है। जहां आज की डेट में कई लोग इस जगह पर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। जहां मेन रोड पर ही ये मकान बना है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर में ये इमारत किसी का भी ध्यान आकर्षित करती है, जहां ये मुख्य सड़क पर ही मौजूद है। इस वजह से आते जाते लोग इस अजूबे को काफ़ी गौर से देखते हैं। जब मकान को ऐसे बनाया गया है कि सारी सुविधाएं मात्र 5 फीट के अंदर ही समा गई है। जहाँ इस घर में आपको किचन, बाथरूम, बेडरूम सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ इस मकान को 2 हिस्सों में बनाया गया है। जहाँ इसके एक हिस्से में सीढ़ियाँ हैं जबकि दूसरे हिस्से में पूरा मकान है। आपको बता दूं कि ये घर इसके मालिकों की प्यार की निशानी है। दरअसल संतोष और अर्चना ने शादी के बाद इस 6 फीट की ज़मीन को ख़रीदा था। जहाँ इतनी कम ज़मीन पर वे रह नहीं सकते थे। जहाँ ऐसे में उन्होंने खुद इंजीनियर से मिल करके इसका नक्शा पास करवाया। 2012 में नक्शा पास हुआ और 2015 में इमारत बनकर के तैयार हो पाया। अब इसे व्यावसायिक यूज़ के लिए रेंट पर दे रहे हैं। लेकिन इसकी बनावट के कारण ये लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ मात्र 44 दिन ही का वक्त बचा है और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी नीति एनडीए में वापसी लगभग पक्की हो चुकी है। यानी कि नीतीश एक बार फिर से बिहार में खेला करने वाले हैं। बड़ा सवाल है कि नीतीश अगर महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ आते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब वे किन शर्तों पर आएंगे। जब खबर है कि नीतीश कुमार ने 3 फरवरी तक के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यह झारखंड में 3 फरवरी की जिस रैली के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही थी, नीतीश कुमार ने उसे भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के बेतिया में रैली करेंगे तो फिर वे उनके साथ मंच शेयर करेंगे। यानी कि बारातियों का बदलना तय है। जब बिहार में उठे सियासी बवंडर के बीच सूत्रों ने बताया कि बीजेपी अपने पास सीएम और फिर जेडीयू को डिप्टी सीएम देना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार सीएम पद अपने पास रखना चाहते हैं। वहीं विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। जहाँ साथ ही बीच का रास्ता निकाले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। अंदर खाने खबर यह है कि बीजेपी को सिग्नल पहले से ही मिल चुके थे और फिर केंद्रीय नेतृत्व एक राउंड की बैठक पहले ही कर चुका था। आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी की खबरों के बीच आज बिहार में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया। इसमें 3 बड़े नाम भी शामिल है। यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे। जहां इस चुनाव में एनडीए ने 125 सीटों पर सीटें जीत करके सरकार बनाई। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए थे। जहां इस चुनाव में एनडीए ने 125 जीत करके सरकार बनाई थी, जब बीजेपी ने 74 सीटें और फिर जेडीयू ने 43 सीटें अपने नाम की थी। हालांकि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। आरजेडी ने इस चुनाव में 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 19 सीटों पर ही सफलता
सफलता मिली थी। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदला और बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब एक बार फिर से नीतीश की पलटी मारने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वे 75 सीटें जीतने वाली पार्टी आरजेडी को सत्ता आउट करके 75 सीटें जीतने वाली बीजेपी की सरकार में एंट्री कराएंगे। सूत्रों ने बताया है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो फिर वे लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जहां वहीं केंद्र में नई सरकार के गठन पर उनकी नई भूमिका हो सकती है। ये सूत्रों ने यह भी बताया है कि बिहार बीजेपी के कुछ नेता जो लगातार नीतीश कुमार को लेकर के ज्यादा हमलावर थे, उनसे कहा गया है कि बोलने में थोड़ी एहतियात बरतें। दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी को जनसभा की इजाजत नहीं मिली। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि न्याय यात्रा पर शुरुआत से ही हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमें कभी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मणिपुर में राहुल गांधी को सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति नहीं दी गई। हमें मणिपुर के बाहर एक निजी संपत्ति पर जनसभा को आयोजित करना पड़ा। असम में सरकार के आदेश पर कई पुलिसकर्मियों ने यात्रा पर हमला किया। जब पश्चिम बंगाल में हमने सिलीगुड़ी में रैली करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। ये न्याय यात्रा देश के सभी लोगों के लिए है, ये किसी के समर्थन या फिर विरोध में नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार राज्य में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि टीएमसी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी से बात की थी। जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई। जहां कुछ बिहार में उनकी यात्रा के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पोस्टर दिखाए थे। इस पोस्टर में लिखा था कि पश्चिम बंगाल में दीदी ही काफी है। राहुल गांधी की यात्रा ने पहले से तय 2 दिन का विराम लिया। जहां राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।